गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज नंबर 6 और 7 पढ़ लिए थे। मतलब इसमें 12 प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें हम लोग 7 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। 5 प्रॉपर्टीज और आप लोगों का है जो कि आज हम समाप्त करेंगे। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ताकि टोटल प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। आज प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा, यानी आज थ्योरी जो है 4.2 का थ्योरी पूरा खत्म कर देंगे बाबू। और कल के वीडियो से, यानी कल के क्लास से आप लोगों का शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8 पर। पहले बतला दें, जो वीडियो पूरा नहीं देखते उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 8। यदि 3x3 कोटि के सारणिक, यदि 3x3 कोटि के सारणिक में किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का स्थान परिवर्तन करके लिखा जाता है तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव किया जाता है। ध्यान देंगे बाबू आप लोग, हड़बड़ा कर नहीं, समझ करके। ध्यान दीजिए, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। यदि 3x3 कोटि के सारणिक में किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का स्थान परिवर्तन करके लिखा जाता है तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव हो जाता है या बदलाव किया जाता है। देखिए इस प्रॉपर्टीज में है, यदि 3x3 कोटि के सारणिक में किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का स्थान परिवर्तन करके लिखा जाता है तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव किया जाता है। मान लीजिए कोई भी सारणिक होगा 3x3 कोटि का, और इसमें उपस्थित किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का जगह बदल कर लिखेंगे तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा। दो पंक्ति या दो स्तंभ का जगह बदल देंगे
जगह बदल देंगे तो सारणी के चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। चिन्ह मतलब कि यदि जगह बदलेंगे, सारणी का चिन्ह प्लस होगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस। तो कहने का अर्थ बाबू ये है कि जब सारणी के 3x3 कोटि के सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का जगह बदलेंगे तो सारणी का चिन्ह भी बदल जाएगा। तो उदाहरण देकर बाबू आप लोगों को हम एक समझा दे रहे हैं आखिर कैसे होता है। ये तो बाबू मिटा दे रहे हैं बाबू। देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से बाबू देखिएगा, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। पहले हम पंक्ति से बदल कर बतला रहे हैं, इसके बाद एक और स्तंभ वाला भी बतलाएंगे। हम अभी बाबू बोले हैं कि जब किसी 3x3 कोटि के सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का जगह परिवर्तित करते हैं, जगह परिवर्तित करते हैं तो उसी टर्म से नहीं, जगह परिवर्तित करते हैं तो आगे का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आप लोग से कह दिया कि R1 इंटरचेंज R2। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा बाबू, ध्यान से एकदम देखिएगा। ऐसा चिन्ह का मतलब होता है आपस में बदलाव, आपस में बदलाव। ऐसा चिन्ह का मतलब होता है आपस में बदलाव। यहां हम कर क्या रहे हैं कि R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 R2 का बदलाव कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि R1 हो जाएगा R2 के जगह और R2 हो जाएगा R1 के जगह। आप लोग कहेंगे कि हम लोग कैसे जाने कब बदलाव करना है, पंक्ति बदलना है कि स्तंभ। तो जब मैथ बाबू बनेगा तो उस समय आपको दिया रहेगा कि कैसे बदलना है। तो ध्यान से देखिए इसका अर्थ। पहले आप लोग बाबू देख लीजिए, आगे सारणिक का चिन्ह कौन है? कुछ भी नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं रहता है तो आगे चिन्ह होता क्या है? प्लस। R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 के जगह R2 और R2 के जगह R1। R2 को R1 के जगह और R1 को R2 के जगह लिख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 4 5 6 R2 को R1 की जगह तो हो जाएगा 4 5 6 और R1 को R2 की जगह तो 1 2 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 को R2 के जगह पर और R2 को R1 की जगह पर। तो जो R2 है उसको R1 की जगह पर देखिए, 4 5 6 R2 है, इसको हम R1 के जगह पर लिख दिए और R1 को R2 के जगह पर। तो हम बोले हैं R3 वही रह जाए।
हम बोले हैं कि अगर 3x3 कोटि का कोई भी सारणिक रहेगा, इसमें दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलेंगे तो आगे का सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर का नहीं। बाहर क्या है प्लस, तो बाहर हो जाएगा माइनस। हड़बड़ाइएगा नहीं, एक बार और बाबू समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे प्यारे स्टूडेंट हड़बड़ा कर नहीं, पूरा समझेंगे। हम ये बोले हैं कि जब 3x3 कोटि का कोई सारणिक रहेगा और उस सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ का जगह बदलेंगे तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब यहां देखते हैं कि R1 वाला, देखिए R1 इंटरचेंज R2, तो हम क्या किए कि R2 को R1 के जगह पर और R1 को R2 के जगह पर, ऐसा चिन्ह का मतलब होता है आपस में बदलाव। तो दो गो को बदल दिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आगे चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। मतलब जब दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदलेंगे तो सारणिक का जो चिन्ह है वो पूरा पूरा बदल जाएगा। समझ गए होंगे। एक और समझा रहे हैं। हाँ, एक बात और जानिए, एक पंक्ति और एक स्तंभ को नहीं बदला जा सकता है। कभी भी बदलेंगे तो या तो दो पंक्ति नहीं तो दो स्तंभ, या तो दो पंक्ति नहीं तो दो स्तंभ। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पंक्ति या एक स्तंभ, ऐसा नहीं होगा। मतलब या तो दो पंक्ति बदलेंगे नहीं तो दो स्तंभ। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आगे माइनस है, ABC DEF GHI, एक पंक्ति से समझा दिए हैं, एक स्तंभ से समझा दे रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। सारणिक के आगे चिन्ह जो है, सारणिक के जो आगे वाला चिन्ह है बाबू, वो है आप लोगों का माइनस। इसको कहेंगे C1 C2 C3। अभी हम पंक्ति बदल कर बतलाए थे, अब स्तंभ बदल कर बतला रहे हैं। मान लीजिए C1 इंटरचेंज C3, रटिएगा नहीं, ये कौन बदला जाएगा। वो आपको प्रश्न बनाइएगा तो खुद पता चल जाएगा कौन बदलने लायक है, बदलेंगे। इस C1 को C3 के जगह पर और C3 को C1 के जगह पर बदलते हैं। C3 को C1 के जगह पर GHI और DEF रहेगा, और इसको इसके जगह पर ABC। तो ध्यान दीजिए, C1 इंटरचेंज C3, यानी C3 को C1 के जगह पर और C1 को C3 के जगह पर बदल दिए, तो आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए होंगे। अब कहने का हमारा अर्थ ये है बाबू कि कभी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का जगह बदलिएगा तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा। दो पंक्ति का एक दूसरे में बदलाव करेंगे तो भी चिन्ह बदलेगा, दो स्तंभ का बदलाव करेंगे तो भी चिन्ह बदलेगा। पहले से माइनस था, C1 को C3 के जगह पर, C3 को C1 के जगह पर कर दिए तो माइनस हट कर क्या हो गया प्लस। मतलब अंतिम बार सुन लीजिए, दो पंक्ति का जगह बदलिएगा या दो स्तंभ का जगह बदलिएगा तो सारणिक के चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। अब समझ गए होंगे। आई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी दो बदलिएगा, या तो दो पंक्ति नहीं तो दो स्तंभ। इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9।
यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी भी नियतांक से गुणा करते हैं तो पूरे सारणिक में उसी नियतांक से भाग देते हैं। समझिएगा बाबू, प्रॉपर्टी नंबर हो गया बाबू 9। इसका अर्थ जानिए। यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी भी नियतांक से गुणा करते हैं तो पूरे सारणिक में उसी नियतांक से भाग देते हैं। कहने का अर्थ हमारा बाबू ही है, कोई भी सारणिक आप लोगों के पास है और आपको मन किया कि किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई नियतांक से अपने मन से गुणा करें। मान लीजिए कोई सारणिक है और आपको मन किया कि किसी सारणिक देखिए, मान लीजिए कोई सारणिक आपका है और आपको मन कर दिया अपना मन से कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा करने का मन। देखिए, एक पंक्ति या एक स्तंभ में आपको किसी भी नियतांक से गुणा करने का मन हुआ तो जिस नियतांक से आप गुणा करेंगे उसी नियतांक से बाबू भाग देंगे। समझा रहे हैं कैसे? ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उदाहरण मान लीजिए यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए आपका मन किया R1 इंटरचेंज A गुणा R1। इसका अर्थ हम बाबू बतलाएंगे, हड़बड़ाइएगा मत, आप लोग पूरा समझिएगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि आप ए से ही क्यों गुणा कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है बाबू, आपके मन के ऊपर है। कोई भी सारणिक में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ या कोई पंक्ति या कोई स्तंभ में अगर कोई नियतांक से गुणा करना होगा तो पूरे सारणिक में उसी नियतांक से भाग देते हैं। जैसे यहां देखिए, R1 इंटरचेंज A गुणा R1। R1 कौन है? 1 2 3। इसमें A से गुणा करिए, A से 1 में A से 2 में 2A, A से 3 में 3A। ये दोनों वही रहेगा। 4 5 6 7 8 9 तो डिवाइड हो जाएगा A। समझिए एक बार, हम अभी बोले हैं कि यदि किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी एक नियतांक से गुणा करते हैं तो उसी नियतांक से भाग देते हैं। देखिए, ये हो गया प्रश्न। हम लिखे R1 इंटरचेंज A गुणा R1। तो कहने का अर्थ है कि R1 इंटरचेंज A गुणा R1। इसका अर्थ हुआ कि R1 में अपने मन से A से गुणा किए।
R1 में अपने मन से A से गुणा किए। देखिए R1 में हम A से गुणा कर दिए, तो जिससे गुणा करेंगे पूरे सारणिक में उसी से भाग देंगे। ऐसा क्यों? मन में आ रहा होगा प्रश्न कि ऐसा आखिर क्यों? तो इसमें से कॉमन लीजिए, A कॉमन लीजिए और A कटा दीजिए, तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। जनरल मैथ में भी आप लोग पढ़े हैं कि अगर अपने मन से कोई टर्म से गुणा करते हैं तो उसी टर्म से भाग दे देते हैं। तो यहाँ R1 में अपने मन से A से गुणा कर रहे हैं, तो पूरे सारणिक में A से भाग दे दिए। हड़बड़ाइएगा नहीं, एक और समझा रहे हैं इस टाइप का। एक और एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कहते हैं C1 C2 C3। मान लीजिए कोई आपसे कह दिया C1 इंटरचेंज A गुणा C1, C2 इंटरचेंज B गुणा C2 और C3 इंटरचेंज C गुणा C3। यहां लिख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक पंक्ति में गुणा कर रहे थे, अब स्तंभ में तीनों में करके दिखा रहे हैं। C1 में कितना से गुणा? A से। C1 में A से गुणा, C1 देखिए क्या है 1 4 7 है, इसमें कितना से गुणा कर देंगे? A से, तो हो जाएगा A से 1 में A 4A 7A। C2 में कितना से? B से, तो C2 यही है, इसमें B से 2B 5B 8B। C3 में C से 3C 6C 9C डिवाइड। C1 में कितना से गुणा किए थे? A से। C2 में B से, C3 में C से, तो यहां भाग देंगे A B और C से। कहने का अर्थ है कि C1 में A से गुणा किए, C2 में B से किए, C3 में C से किए, तो A B C तीनों से भाग देंगे। मतलब जितना से अगर एक पंक्ति में गुणा करते हैं या एक स्तंभ में, तो एक से भाग देंगे। ये तीनों में किए हैं, C1 में A से, C2 में B से और C3 में C से, तीनों में गुणा किए हैं। तो C1 में A से किए, C2 में B से किए, C3 में C से किए, तो इसमें भाग कितना से देंगे? A B और C से। मतलब यदि अपने मन से जितना भी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करिएगा उतना ही से आपको भाग देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसमें कॉमन लीजिए, A कॉमन लीजिए, इसमें B और इसमें C, कटाइएगा तो कट कर यही आ जाए। यानी यदि अपने मन से किसी पद से गुणा करेंगे पंक्ति या स्तंभ में, तो उसी से पूरे सारणिक में भाग देना पड़ेगा। आगे चलते हैं बाबू, प्रॉपर्टीज नंबर 10 नंबर, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी भी आवश्यकता के अनुसार किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का जोड़
कॉमा घटाओ कॉमा गुणा तथा भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका मतलब जानिए, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग किया जा सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर किसी भी दो पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न है, कब ऐसा करेंगे? तो जब जरूरत पड़ेगा तो आप दो पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। मतलब दो पंक्ति या दो स्तंभ को जरूरत के अनुसार जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तब। समझ गए? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, हड़बड़ा कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 10 प्रॉपर्टीज आप लोगों का बाबू हो गया। तो आज हम क्या सोच रहे हैं कि इतना ही तक रहने दें। आप लोग को बोले थे कि 5 हो जाए, लेकिन 2 प्रॉपर्टी हड़बड़ा के बनाइएगा तो बाबू गड़बड़ होने लगेगा। तो क्या हम करेंगे कि कल वाला वीडियो में 2 प्रॉपर्टी जो शेष बचा है उसको बतला देंगे, और उसको बतला कर अब कल के क्लास में मैथ भी बनाएंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही। 2 प्रॉपर्टीज और है, 11 और 12, दोनों बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन कल बतला करके वो दोनों को कल बतला कर मैथ बनवाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज क्यों नहीं, तो कल पता चले कल क्यों इसको 2 को बतलाएं। कल अगर दोनों प्रॉपर्टीज को कल बतलाते हैं, कल बतला कर अगर मैथ बनाते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के चलते आज तो मैथ बनेगा नहीं, तो कल दोनों प्रॉपर्टीज बतला कर मैथ शुरुआत करेंगे 4.2 का। समझ गए प्यारे स्टूडेंट? तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए ताकि समझ में आ जाए। और आज प्रॉपर्टीज 10 तक कंप्लीट हो गया। हम बोले हैं कि 4.2 थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक बात सुन लीजिए, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। हम 4.2 में समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में एक फिक्स है कि आपको पूछेगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल के क्लास में 2 प्रॉपर्टीज बतलाकर मैथ बनवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू। आप लोग तीनों प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। और एक काम और, HW प्रॉपर्टीज 1 से प्रॉपर्टीज 10 तक आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है, ताकि कल मैथ बनाए तो समझने में कोई दिक्कत ना हो। याद रखिए, HW 1 से 10 तक आप लोगों का पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है आज, क्योंकि कल मैथ बनेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? पूरा वीडियो बाबू आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।